तो हेलो फ्रेंड, एडी सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। तो ये विजन अभ्यास वाला जो सेकंड हुआ था उसका पेपर फर्स्ट यानी जीएस का एक्सप्लेन वाली वीडियो है। बाकी जो है सी सेट वाली मैंने डाल दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसमें क्या क्या है। इसमें बेसिकली मैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लूँगा और जो वहाँ पे बैठ के जो मैंने सही किए वो कैसे सही हो सकते हैं मैं खाली इसमें यही बताऊँगा। बाकी इसकी जो एक्सप्लेन जो पीडीएफ होगी वो टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूँगा, तो वहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें कि न्यायालय की कार्रवाई के सीधे सीधे प्रसारण तक पहुंच का अधिकार जो है मूल अधिकार है। हाँ, मूल अधिकार है, ये सही बात है, आर्टिकल 21 के तहत है ये। लेकिन जो कथन सेकंड था उसमें ये है कि जो सूचना का अधिकार है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मूल अधिकार है। तो इसमें मैं श्योर नहीं था, मुझे लगा ये फंसा रहा है, यहाँ पे 21 में है। लेकिन ये जो है सही है। हाल फिलहाल में ये अभी न्यूज़ में भी था, इसलिए जो है ये एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा है, क्योंकि जैसे जो न्यायालय की कार्रवाई के जो सीधे प्रसारण तक का पहुंच का अधिकार मूल अधिकार है, ठीक है ये है। लेकिन ये एक्सप्लेन इसलिए नहीं करा कि अगर आप यहाँ पे लगा के देखो, क्योंकि सूचना का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद इतने के तहत मूल अधिकार है। ये मूल अधिकार तो है, लेकिन ये इसके तहत नहीं है, ये 21 के तहत है शायद, जो ये इसका जो जो मूल अधिकार है इसमें। ठीक है, अब जैसे सेकंड में देखिए, सेकंड में ये डिक्टो जो क्वेश्चन जो PYQ वाला है कि जो आया था कि जो 5 अगस्त को जो है स्वदेशी वाला स्टार्ट हुआ था। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो सामान्यतः यूपीएससी क्यों बनाता है, क्योंकि कोई भी हिस्ट्री में जो कुछ भी आपका जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है या कुछ भी हुआ है उसको मेमोराइज करने के लिए बनाता है। और उसके जो है अगर जैसे आपने पहला स्टेटमेंट बनाया, जैसे यहाँ पे लगाया है कि राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि इस तिथि को मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है, बिल्कुल होती है। इसलिए जो है ये सामान्यतः ऐसे क्वेश्चन जो है ये ऐसा होता है कि पहला कथन और दूसरा कथन सही है, और जो जो पहला कथन होता है वो सही व्याख्या, जो दूसरा कथन है वो पहले की सही व्याख्या करता है। ऐसा यूपीएससी ने 2023 में पूछा था, किसके लिए, स्वदेशी स्वदेशी आंदोलन पर। तो फिर अगला देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, ये थोड़ा इकोनॉमिक्स का था कि जैसे यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्चुअल आ जाएगा कि ये मेरा थोड़ा बहुत गलत हो गया था कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में रिवर्स रेपो दर में वृद्धि के विपरीत प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं, दोनों का जो है विपरीत प्रभाव ही पड़ता है। किसके ऊपर, मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में रिवर्स दर का और रेपो दर का। सेकंड वाला सही है कि रिवर्स रेपो दर केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंकों के बीच उधार लेन देन की दो तरफा प्रणाली है, ठीक है। और ये चौथा वाला भी ये न्यूज़ में भी था कि जैसे अनिवासी भारतीय NRIs को जो है देश में अपने वित्तीय लेन देन जारी रखने के लिए भारत में एक अनिवासी मतलब सामान्य NORI खाता खोलने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जो मैं थोड़ा कंफ्यूज इसलिए हो गया था कि जैसे जो एक दोस्त है वो रहता है, तो जैसे यहाँ पे जो सेकंड वाला पढ़िए कि NRI के पास भारत में कोई निवासी बचत बैंक खाता नहीं होना चाहिए, तो मुझे लगा ये कि ये गलत होगा। बट ऐसा होता है कि जो NRIs होते हैं जो यहाँ से पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं या कुछ टाइम जॉब करने के लिए बाहर जाते हैं, उनको NRO खोलना पड़ता है। अगर उनको जो है इंडिया में कुछ ट्रांजैक्शन वगैरह करनी होती है या कुछ वैसा अपना रखना होता है, तो उनको NRO खाता खोलना मैंडेटरी होता है। अब जैसे अगला है, ये 5 वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि इसमें लिखा है कि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति एक प्रतिगामी कर की तरह कार्य करती है, ठीक। अब जैसे मुद्रास्फीति बिल्कुल बिल्कुल काम करती है, कैसे करती है कि जैसे आप ये मान लीजिए कि मुद्रास्फीति में क्या हुआ कि जैसे मुद्रास्फीति में क्या होता है कि कीमतें बढ़ती जाती है, और जब कीमतें बढ़ती जाती है तो जो अमीर, जो यहाँ पे जो जैसे लिखा है, इसने क्या लिखा है कि प्रतिगामी कर की तरह। प्रतिगामी कर क्या होता है कि मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ी वैसे वैसे आपके ऊपर टैक्स घटता है। तो ये ऑब्वियस ही बात है, जो अमीर व्यक्ति होगा तो अमीर व्यक्ति पे क्या, जैसे जो गरीब होगा, गरीब जितना गरीब होगा उसके ऊपर इन्फ्लेशन की उतनी मार पड़ेगी, और जो अमीर होगा उसके ऊपर उतनी कम मार पड़ेगी, ये ऑब्वियस ही बात है। तो जो अमीर होगा उसके लिए इन्फ्लेशन थोड़ी कम होगी, और जो गरीब होगा उसके ऊपर और ज़्यादा इंपैक्ट डालेगी क्या, मुद्रास्फीति। तो इस सेंस में जो है पहला सही हो जाएगा। और प्रतिगामी कर में सभी व्यक्तियों पर कर की समान दर लागू होती है, चाहे उनकी आय कितनी भी हो। ये तो ऐसे स्टेटमेंट सामान्यतः गलत होते हैं, तो इसमें जो है आंसर निकल जाएगा, कथन पहला सही है और दूसरा गलत है। अब ये जैसे ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इसको आप अगर आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो आप इसमें जैसे अशोक ने बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए आसपास के क्षेत्र में भिक्षुओं को भेजकर बौद्ध धर्म का प्रसार किया, बिल्कुल किया। ये आपको देखने को मिलता है, जैसे इसने अपनी पुत्री या पुत्र को भी जो श्रीलंका में भेजा था। और जैसे सेकंड है कि अशोक ने अपनी प्रजा को बौद्ध धर्म स्वीकार करने हेतु बाध्य किया, नहीं, ऐसा ये कथन अपने आप में ही गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। अब जैसे ये है तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा भी है ऊपर, ये मेरा कैसे सही हुआ, जिसको मैं बोलता हूँ, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एजुकेटेड बेस्ड एविडेंस बेस्ड एजुकेटेड गेस। तो इसमें सामान्यतः क्या होता है कि जो जो वो होता है, मतलब ये तो ठीक है कि जैसे कथन पहला है तो ये सामान्यतः पढ़ने में ठीक लग रहा है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे सेकंड क्वेश्चन पढ़िए आप, मेगा सिटी की परिभाषा को संशोधित करते हुए उनके मानदंडों में कमी की गई है, जिससे वैश्विक रूप से मेगा सिटी की संख्या में वृद्धि हुई है। ऐसा कैसे हो जाएगा, क्योंकि जो मेगा सिटी की जो डेफिनेशन है वो वही रहेगी, जनसंख्या हमारी लगातार बढ़ रही है, इसलिए जो है मेगा सिटी जो है बढ़ती जा रही है। इसलिए जब, और ऐसे क्वेश्चन और भी ईजी होते हैं, अगर जो है एक क्वेश्चन इसमें एलिमिनेट हो जाता है तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है। और दूसरा जो है ये भी उससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जो कि एनवायरमेंटल इकोलॉजी वाला है। तो इसमें देख लीजिए, इसमें जो है पहला और दोनों सही है, और जो दूसरा वाला है वो पहले की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है।
अब जैसे ये 9 वाला है, तो 9 वाले में तो आपको थोड़ा सा लॉजिकल लगाना था, और अगर आपको थोड़ा मैपिंग सेक्शन सही आता है तो आप इसको इजीली कर सकते थे। जैसे इसने बोल दिया कि आप इस समय नई दिल्ली में हैं और आपके हाथ में एक नक्शा है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका पश्चिमी सीमा पे है, जैसा वर्तमान में हम पढ़ते आ रहे हैं कि ग्लोब किस तरह का है, कि दिल्ली से जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो हमारे पश्चिम में पड़ेगा, और जो ग्रीनलैंड जो रूस है वो पूर्वी सीमा में पड़ेगा, जो ग्रीनलैंड है वो उत्तरी सीमा में पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी सीमा में पड़ेगा। अब इसने यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकल दे दिया कि एक्स जो है वो एक्स की ओर पूर्व की ओर x किलोमीटर तक चले और ए पर रुक जाएं। ये आपको बता रहा है कि आप ऐसा ऐसा करना है। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया भी है कि यहाँ से आप चले और मतलब x किलोमीटर चले और ए पॉइंट पे आप रुक गए। फिर उसके बाद दोबारा बोला कि ए से पश्चिम की ओर x किलोमीटर, आपने यहाँ से आए और x किलोमीटर चले और बी पॉइंट पे पहुँच गए। थोड़ा सा उसने बोला अधिक चलें और बी पर रुक जाएं। अब बी से उत्तर की ओर y किलोमीटर चलें और सी पर पहुँच जाएं। आप यहाँ पे पहुँचोगे इस वाले पॉइंट पे, ठीक। अब इसने बोला है कि सी भारत के बाहर अवस्थित है, तो संभवतः ये है। देखो जो है ढाका होगा नहीं, बीजिंग होगा नहीं, क्योंकि जो है ये हमारे इधर पड़ते हैं, ठीक। अब मस्कट जो है, अगर आपको थोड़ी लोकेशन पता होगी तो मस्कट जो है, जो दिल्ली है, दिल्ली इधर पड़ता है, तो मस्कट पड़ जाएगा यहाँ पर आपका नीचे। और क्योंकि आप उत्तर की तरफ जा रहे हो तो यहाँ पे जो है तेहरान कहाँ पे पड़ जाएगा आपका, तेहरान यहाँ पे पड़ जाएगा, जो कि ईरान की राजधानी है। तो इस हिसाब से ये सही, इस हिसाब से इसको करना था। और जैसे यहाँ पे था, ये भी थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का क्या मतलब। होल्डिंग टुगेदर का फेडरेशन का मतलब मेरे को भी नहीं था पता, तो यहाँ से जैसे कि मैंने पढ़ा था तो उसे पता चला कि जो इसमें जो है सेंटर जो है स्ट्रॉन्ग होता है। मैंने यहाँ पे मीनिंग उल्टा निकाल लिया था कि होल्डिंग टुगेदर का मतलब कि हम सब साथ आके मतलब कुछ एक फॉर्म कर रहे हैं, तो इस हिसाब से मैंने इसको जो है सही माना था और सेकंड वालों को गलत माना था, और जबकि ये इसका उल्टा है। और बाकी ये जैसे 11 वाला क्वेश्चन है कि रेत और पत्थरों के नीचे पर टिकाऊ होता है कि भूवैज्ञानिक, जैसे जो अभी जो जोशीमठ की बात है ना, कि जोशीमठ काफ़ी न्यूज़ में है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है और बन भी सकता है कि यहाँ पे जो दसाव हो रहा है वो क्यों हो रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा है रेत और पत्थर के नीचे पर टिका है, बिल्कुल, जिसे हम हीमोड निश्चय भी बोलते हैं। और शैलों की उच्च भार वहन क्षमता, नहीं, ये गलत हो जाएगा अपने आप में, क्योंकि अगर शैलों की उच्च भार क्षमता होगी तो वो दसाव कैसे होगा, नहीं होगा। भूकंप प्रवणता वाले क्षेत्र में पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। और जो यहाँ पे जो है विक्रेता थ्रस्ट और मुंशियारी थ्रस्ट, ये तो सही है, तो इसका जो है केवल 3 सही हो जाएगा। और जैसे 12वां क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों के लिए निर्वाचित हो जाए तो विधान परिषद में उसकी सीट रिक्त हो जाती है। ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं है, बस ये होता है कि किसी एक सदन की रिक्त हो जाएगी, किसकी होगी ये डिफाइन नहीं है। कोई सदस्य राज्यपाल को लिखित रूप में अपने पद से त्याग पर दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। यदि राज्य विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुपस्थिति के मतलब कुल मिला के अगर 60 दिन से अधिक रहता है तो उसको जो है निष्कासित किया जा सकता है, ठीक है। इस आधार पर इसका जो है आंसर जो है केवल 2 हो जाएगा। हाँ, जैसे ये क्वेश्चन नंबर, ये भी थोड़ा डायरेक्ट है कि आप अगर आपको आता है तो आप कर सकते हो, नहीं तो फिर वही है कि आपको थोड़ा बहुत गैस करना पड़ेगा। जैसे क्या है कि डिजिटल गोल्ड के संदर्भ में क्या क्या है। जैसे इसे ऑनलाइन खरीदा जाता है और ये खरीदार की ओर से विक्रेता द्वारा बीमाकृत वॉल्ट में संग्रहित किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। और जो वर्तमान में डिजिटल गोल्ड को केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से ही खरीदा जा सकता है। अभी तक जो है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि टिल नाउ नो कमर्शियल बैंक इज़ प्रोवाइडिंग डिजिटल गोल्ड सर्विस, मतलब कुल मिला के यहाँ पे ये बात है कि अभी तक कोई भी सार्वजनिक जो बैंक है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। जो अभी प्रोवाइड की जा रही है ये सेवा, ये सारे क्या है, प्राइवेटली प्रोवाइड की जा रही है। तो यहाँ पे वर्तमान में जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। और जो थर्ड वाला है कि जो भारत में इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है, नहीं किया जाता, ना इसको जो है आरबीआई करता है, ना इसको सेबी करता है, ठीक है। सॉरी, ये इसमें मुझे लगता है कि इसमें जो है सेबी करता है इसको रेगुलेट। और जैसे 14 वाला है, ये भी कॉन्सेप्चुअल है, तो इसको देख लीजिए उससे ही डायरेक्ट। और ये भी 15 क्वेश्चन, ये भी इसमें ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। और इसमें भी क्योंकि जो ये किसान क्रेडिट, अगर आपने तुमने पढ़ा होगा, किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा के लिए पात्र है, तो इसका जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। तो सामान्यतः ऐसा होता है कि कुछ भी स्कीम होती है या कुछ भी होता है जिसका दायरा बड़ा होता है कि उसमें आने की संभावना बन जाती है और क्षेत्रों को भी। तो इसमें सामान्यतः अगर आप मतलब 4-5 ऑप्शन है तो सभी के साथ जाना ज़्यादा उचित रहता है, ऐसा मैंने सामान्यतः देखा है, ऐसा कोई रूल नहीं है। और जैसे ये है 17 वाला, तो ये तो एम्स एंड न्यूज़ में भी था, और इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, तो मैं पहले थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया उस वाले में कि जो पहला वाला है कि एम्स एंड जो है निर्माण कार्यों हेतु प्रयोग की जाने वाली नदी के रेत का एक पर्यावरण अनुकूल विकल्प है, तो इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। हाँ, ये इको फ्रेंडली होता है, इस पॉइंट को ध्यान रख लीजिए। बाकी जैसे ये था कि केवल ये सिलिकॉन ऑक्साइड से बना है, तो ये तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल 3 सही हो जाएगा इसमें। और जो ये एरोजोल भी था, एरोजोल भी देख लीजिए, मतलब थोड़ा सा इसमें ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्चुअल ऐसा है नहीं, पढ़ने का है, डायरेक्ट करंट अफेयर का था ये, तो इसको पढ़ लीजिए और पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा।
और इसमें भी जैसे 19 वाला आप देख लीजिए कि प्रवासन और आगमन से संबंधित समझौते, इसको स्टेटमेंट को पढ़ के ही आप थोड़ा एलिमिनेट कर सकते थे। जैसे मुझे ये पता नहीं था कि क्या है, जैसे इसमें देखिए कि इससे छात्रों के आवागमन में सुविधा होगी, बिल्कुल, क्योंकि ये बात कर रहा है कि प्रवासन और आवागमन से संबंधित समझौता है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ जो है जो छात्रों के आवागमन में सुविधा होगी, बिल्कुल होगी। और ये रोजगार के अवसर प्रदान करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि जैसे ट्रंप वगैरह जो बात करता है H1B1 वीज़ा की जब बात करता है कि हम इसको स्ट्रिक्ट कर देंगे, तो भारत के युवा एक क्वेश्चन उठाते हैं कि हमारा जो रोजगार की संभावना है वो थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि उनको जो है जो यूएसए की जो कंपनियां हैं वो कम हायर करेंगी, इसलिए जो है ये सही है। इससे जैसे इसमें लिखा है कि थर्ड स्टेटमेंट देखो, इससे विदेशी नागरिकता का अर्जन सुनिश्चित होगा, ये बिल्कुल गलत है कि ऐसे कोई से समझौते होते हैं उसमें जो है नागरिकता से संबंधित कोई बात नहीं होती है, तो इस आधार पर इसमें केवल 2 हो जाएगा। और ये सांची का स्तूप महास्तूप देख लीजिए, ये भी मतलब थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, तो आप इसको पीडीएफ से पढ़ लीजिए, ये यहीं से जो है इसको रोक के पढ़ सकते हो आप। ठीक है, बस इसमें ये ध्यान रखना है कि जो इसे अजंता और एलोरा गुफाओं के साथ समान वर्ष में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, नहीं किया गया था, इसको शायद मुझे लगता है 1986 के अराउंड ही शायद घोषित कर दिया था। और ये भी डायरेक्ट जो है उसका क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, पढ़ लीजिएगा, इसमें ज़्यादा समझाऊंगा नहीं। आंसर मैंने टिक आउट कर दिए हैं, तो देख लेना, जो ये ऑरेंज उसमें लगे हुए हैं ये ओरिजिनल आंसर है। और जैसे ये मैतम और मनसार है, तो इसमें मेरे जैसे मैंने इसमें लगा लिया था कि ये मनसार है, और कमी कमी क्या है, कमी का गम और मैतम, तो इसमें मेरे को यहाँ से मैंने 2 तो एलिमिनेट कर दिए थे कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। यहाँ से जो है अब 2 संभावना थी कि सार की बात आ रही है, तो कुछ ना कुछ तो ग्रंथ या वगैरह होंगे, तो मेरे को यहाँ पे मैं 50-50 खेला था, तो मैं यहाँ बी या सी में से जो मुझे जाना था तो मैंने बी लगाया, और जबकि जो है यहाँ पे आंसर क्या था, सी था। तो इसमें से मतलब आप क्वेश्चन ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो, जैसे आपका एक टारगेट होता है कि आपने जो है 50 कर लिए, क्वेश्चन जो है आपको ठीक लग रहा है, लेकिन आपको थोड़ा डाउट है कि नहीं मेरे को थोड़ा आगे जाना है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन एलिमिनेट करके 2 पे पहुंच सकते हो, और उसमें जो है आप किसी एक के साथ जा सकते हो। इससे जो है थोड़ा आपकी जो है सही होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और ये जरो का दर्शन भी, ये भी देख लीजिए, इसमें बी दे रहा है जबकि मैंने ए लगाया था। और जो ये 19 और 24 वाला है, इसका आंसर पटना, ये डायरेक्ट था। और जैसे ये 25 वाला है, तो 25 वाले में तो जैसे इसमें भी मैंने डायरेक्ट जो है 2 छाड़ दिए थे, और मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि 50-50 है इसमें। जैसे 50-50 ये था कि मतलब 2 तो हो ही नहीं सकते, कि जब बेबल की बात आ रही है, एक तो 1945 और 47 के बीच की बात कर रहा है ये, तो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर डोमिनियन दर्जे के, ये तो डोमिनियन दर्जे की बात ही नहीं रहेगी, क्योंकि जो है 29 के बाद से जो है पूर्ण स्वतंत्रता की बात हो रही थी, तो डोमिनियन स्टेटस की तो कोई बात ही नहीं होगी अब। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर भी संभावित विद्रोह ऐसा कुछ बात नहीं थी। तो प्रांतों की स्वायत्ता में वृद्धि के साथ अखंड भारत की योजना थी। दूसरा जो था इसका बी था कि भारत ने ब्रिटिश सत्ता के चरणबद्ध वापसी की योजना थी, तो इसका आंसर बी था। और ये भी आप देख लीजिएगा, ये थीम से आया है। और इसमें मैंने वही टेक्निक अपनाई कि ये साई संदेश वाहक होगा नहीं, अभिलेखों का संरक्षक होगा नहीं, इन 2 में से एक है, तो मैंने बी लगाया था। तो जैसा मैंने ऊपर सही करा था, इसको भी मैंने उस आधार पर सही कर दिया। तो मेरा इस वाले पेज में जो मैंने 2 एलिमिनेट करे और 2 में से मेरे को चूज़ करना था, तो उसमें मेरे 2 सही हुए हैं, 1 गलत हुए हैं। तो मैं इस आधार पर आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको थोड़ा एक्यूरेसी बढ़ानी है, तो कम से कम 2 तो आपको एटलीस्ट एलिमिनेट करने पड़ेंगे। अगर 2 एलिमिनेट हो रहे हैं, तब जाके आप जो है उसमें ट्राई कीजिए मतलब करने का। अदरवाइज़ अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट एलिमिनेट नहीं हो रहा है, तो उसको छोड़ने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन को। और जैसे ये 28 वाला, ये भी न्यूज़ में ही था, ये वाला भी, ये वाला थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इसको देख लीजिएगा कि जो शीतकालीन मानसून के दौरान भारत में जो अधिकांश भागों में वर्षा नहीं होती, उसका कारण इस तल पर जो प्रति चक्रवाती परिसंचरण होता है, वो एक रीज़न होता है। और ये देख लीजिए आप, ये वाला 29 वाला, ठीक है, ये कोरोनोविया जॉइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर से आया, तो मेरे को लगा कि जैसे फूड की बात कर रहा है, तो यहाँ से होगा, जबकि इसका आंसर बी है। हाँ, और इसमें भी देख लीजिए, ये इसके साथ में 50-50 में गया था, तो ये सही इस आधार पर हो गया था। पहले तो ये बोला कि भूमि के नीचे सतह पर उपलब्ध समग्र जल को संग्रहित करने और व्ययन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत आता है। तो ये तो आएगा नहीं, जल प्रदूषण वाला, पर्यावरण वाला भी आएगा नहीं, क्योंकि प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। डी वाला इसलिए नहीं आया क्योंकि आज़ादी के बाद आया था, मतलब मेरे हिसाब से जो मैंने लगाया। और ए वाला इसलिए आ जाएगा क्योंकि ये थोड़ा उस टाइम जो है औपनिवेशिक काल के से संबंधित है, और थोड़ा बहुत इसमें जो है ज़्यादा बात की गई कि जल का संग्रहित कर सकता है, उपलब्ध कर सकता है, तो उस आधार पर मैंने ए लगाया, जो कि मेरा सही हो गया था। अब जैसे ये 29 है, ये भी बोमा तकनीक, तो ये करंट अफेयर का था, आप डायरेक्ट देख लीजिए। और 32 भी देख लीजिए, कुंभ के वाला, ये भी न्यूज़ में था। और ये 33 भी मेलनिस्टिक भाग, ये क्या है, सिमलीपाल वाला है इसका आंसर। और ट्राइक्लोजियम, ये भी करंट अफेयर के हैं, तो इसको आप जो है पीडीएफ से पढ़ लेना, इसमें कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है नहीं। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था कि जैसे आप ये देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान की उद्देशिका में वर्णित समाजवाद पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो पहले कोशिश कीजिए कि आप क्वेश्चन को जो 4 वाले हैं उसमें से 1 या 2 को एलिमिनेट कीजिए, ताकि आपको जो है 2 में ही दिमाग लगाना पड़े। जैसे सभी संपत्तियों पर राज्य का स्वामित्व, तो ऐसे कोई बात नहीं करता। ये निजी संपत्ति का उन्मूलन ऐसे भारत में होता नहीं। धन का समान वितरण, ये भी थोड़ा सा अटपटा हो जाता है, लेकिन सामाजिक समानता और न्याय की जो है ज़्यादा सही लग रहा था, इसलिए मैं इसके साथ गया। और 36 में
ये तो ठीक है कि मतलब ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, ये असीम नहीं है बल्कि सीमित है और इस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है, ये भी जो है करंट अफेयर का था, तो इसको देख लीजिए। और ये भी करंट अफेयर वाला था, इसको आप वहीं से देख लेना। ये भी रोडियम बी जो था, ये भी न्यूज़ में था, इसमें देख लेना। एंड हाँ, ये भी, इसको आप डायरेक्ट पीडीएफ से देख लेना। और ये भी, ये तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो है डायरेक्ट उससे लिया गया है, किसे, ये स्पेक्ट्रम से, इसमें स्पेक्ट्रम में डायरेक्ट दिया गया है ये चीज़ें। और ये भी एंशेंट वाला है, मथुरा और गंधार स्थापत्य शिला, इसको देख लेना आप, पीडीएफ से देख लेना, उसमें ज़्यादा और डिटेल में दिया गया है। जैसे 43 है, 43 में भी इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का है नहीं, आप देख लेना उसी में। हाँ, बस यहाँ पे एक पॉइंट ये याद रख लेंगे, जो साम्राज्य में सती प्रथा को सम्मान प्राप्त थी। सामान्यतः ऐसा में ऐसे स्टेटमेंट जो है मैं काट दूँ कि विजयनगर साम्राज्य थोड़ा उदार था, लेकिन नोनीज ने ऐसा लिखा है। तो उस टाइम का जो वो आया था बाहर से यात्री, तो अगर उसने लिखा है तो होगा। जैसे 44 वाला है, इसको भी आप देख लीजिए। ये भी कॉन्सेप्चुअल नहीं है, ज़्यादा फैक्चुअल है, तो इसको आप कर सकते हो उससे। ये भी ये वाला भी ज़्यादा वो है नहीं, ये लक्ष्मीकांत से उठाया गया है, तो आप देख लीजिएगा। और ये सिनेमेटोग्राफी वाला भी, यहाँ पे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज ये हो गया था कि शायद मैं 52 या 56 में कंफ्यूज हो गया था, तो मुझे लग रहा है ये यहाँ पे फंसा रहा था, तो इस आधार पर जो है मेरा गलत हो गया था। ये भी करंट से उठाया गया है। और ये अंतरिम बजट वाला भी ठीक है, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट का जो आया है वो फुल बजट नहीं आया, अंतरिम बजट आया है, तो उसी आधार पर जो है इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो आप वहाँ से देख लीजिएगा पीडीएफ से। ये भी ये वाला भी, ये भी डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल है, तो पढ़ोगे तो आप क्वेश्चन कर लोगे। 50 वाला भी थोड़ा देख लीजिए कि ये थोड़ा पहले भी शायद पूछा जा चुका है कि, तो जैसे ये कि न्यायिक, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज इसमें हो गया था कि जो सीआरपीसी की धारा 167 के अंतर्गत वर्णित अभिरक्षा में ईडी के तहत अभिरक्षा शामिल नहीं है, जबकि इसमें जो है शामिल है, ये लिखा गया है। ये क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। और जब कोई अभियुक्त जो है प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अभिरक्षा में होता है, तो पूछताछ जांच पुलिस द्वारा की जाती है, नहीं की जाती। ये हमने अरविंद केजरीवाल के मामले में भी देखी थी कि ईडी वाले जो थे वो खुद जो है पूछताछ कर रहे थे, ईडी ने ही जो है रिमांड मांगी थी। ठीक है। और जैसे ये है, ये भी न्यूज़ में था, ये काफ़ी न्यूज़ में था कि जो अभी जो है भारत ने जो अग्नि 5 का है जो है ये MIRV जो है टेस्ट किया है। तो इसमें कुछ नहीं होता, इसमें क्या होता है कि जो पहले पहले जो एक वॉरहेड ले जाती थी मिसाइल, उसमें अब जो है 4-5 वॉरहेड लगा दिए जाते हैं, और ये इंडिपेंडेंटली कहीं भी टारगेट कर सकते हैं। तो इसमें आप देख लीजिए, अगर पढ़ा होगा तो आप कर लेते। और यहाँ पे मैं थोड़ा, शायद मैंने ये पढ़ा था इसलिए मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ था कि इसे जो है सोवियत संघ द्वारा विकसित किया गया था, लेकिन ये जो है यूएसए दे रहा है, तो यूएसए हो सकता है, यूएसए होगा। और ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है जियोग्राफी का, ये आप उससे ज़्यादा देख लीजिए, क्योंकि इसमें मैं खुद भी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो आप वहाँ से देखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड ये भी ईमोफीलिया न्यूज़ में था अभी, क्योंकि इसे काफ़ी चर्चा थी, ये ईमोफीलिया ए वाला, जो ये दुर्लभ विकार वाला था। एंड COP27 तो न्यूज़ में है ही, इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। और जो 55 है, इसको ध्यान रख लीजिए। ये भी जो है समुद्रयान परियोजना जो है भारत की डीप ओशन मिशन का ये पार्ट है, और अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है इसमें क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में है। ये जो है पहली बात तो ये मानव युक्त महासागरीय परियोजना है, और जो यान है जिसमें बैठ के जो है वैज्ञानिक अंदर जाएंगे, उसका नाम मत्स्य है। मत्स्य 6000। और इसमें लिखा हुआ है कि जो 12 घंटे के लिए जो है लोग उसमें जो है एक बारी में जो डाइव करेंगे तो 12 घंटे के लिए अंदर रह सकते हैं, और इमरजेंसी की सिचुएशन में 96 आवर तक रह सकते हैं। ठीक है। और ये भी देख लीजिए, ये भी थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, तो इसमें मेरा थोड़ा सही हो गया था शायद। ये यहाँ पे लिखा, ये थोड़ा मैंने मैप बनाया भी है, उसमें भी बना हुआ है पीडीएफ में, तो उसमें आप ज़्यादा देख लोगे कि जो है इंडिया में जो है मेनली जो है 5 प्रकार की जो है क्या पाई जाती है, सिल्क की प्रवाहिता है। जैसे उत्तर प्रदेश वगैरह में ओक टसर पाया जाता है, और जो बीच में जो है बंगाल वाले एरिया में इरी सिलिकॉन पाया जाता है, और जो पूर्वोत्तर वाला भारत है उसमें जो है मूंगा वाला पाया जाता है, और जो थोड़ा बीच वाला है उसमें ट्रॉपिकल टसर पाया जाता है, और जो साउथ सदर्न रीजन है उसमें मलबरी सिल्क पाया जाता है। तो इसमें आप देख लीजिए। और सेल गैस के बारे में भी आप पढ़ लीजिए, ये भी न्यूज़ में था। ठीक है। अब वेस्ट बैंक ये भी न्यूज़ में था, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, क्योंकि जो अभी कचहती जो आइलैंड जो न्यूज़ में था, काफ़ी चर्चा में रहा है, तो उससे भी पूछ सकता है। ऐसे डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा यूपीएससी, पर मेरे को लगता है कि क्रम सजाने में पूछ सकता है कि नॉर्थ टू साउथ लगा दीजिए, या नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ आ सकता है। तो आप देख लीजिए, ये वेस्ट बैंक जो है ये उस ट्रीटी के तहत जो है, जिसमें हमने कचहती आइलैंड जो है श्रीलंका को दे दिया था, और उन्होंने जो है हमें वेस्ट बैंक दे दिया था। तो वेस्ट बैंक जो है कन्याकुमारी के नीचे है, साउथ में है। तो ठीक है। अगला देख लीजिए, 59, ये भी कॉन्सेप्चुअल है, देख लेना। और सामान्यतः जो ऐसे स्टेटमेंट पाया जा सकता है,
हो सकता है, तत्व होते हैं, तो ये सामान्यतः ऐसे स्टेटमेंट सही होते हैं, मैंने देखा है। और ये वाला भी, ये भी न्यूज़, ये करंट अफेयर का काफ़ी डाले हैं इसमें क्वेश्चन। ये ज़ॉम्बी फायर भी जो है न्यूज़ में था, तो इसमें भी देख लेना आप। इसमें जो है दो दो तरह के वन आते हैं, टुंडा और बोरियल फॉरेस्ट। क्योंकि इसमें जो है ज़ॉम्बी फायर का मतलब ये है कि जैसे जो है ये मतलब जलती है ना, तो जैसे जो बर्फ़ वगैरह जो है जम जाती है, ये फिर भी अंदर अंदर जलती रहती है, और जैसे जो है तापमान ठंडा होता है वैसे ये बाहर आती है और एकदम से जो है ये स्प्रेड हो जाती है। तो ज़ॉम्बी इसलिए बोलते हैं कि ठंडा होने पर भी एकदम जो है ये क्या करती है, बुझती नहीं है, इसलिए इसको जो है ज़ॉम्बी फायर नाम दिया गया है। और जैसे ये 62 वाला, तो जैसे यहाँ पे लिखा भी है, तो मतलब यूपीएससी के जैसे हम देखते हैं कि मतलब ऐसे ये चार स्टेटमेंट बना देता है और उसमें से एक ऐसे डाल देता है जो कि जो है जो प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं पाई जाती है। ऐसे आप जो है 22 में देख लीजिए या 23 में देख लीजिए, ऐसे करके यूपीएससी ऐसे स्टेटमेंट देता है। और ऑपरेशन ग्रीन देख लीजिए। तो ऐसे में भी सामान्य, तो मैंने बोला है कि अगर ब्रॉडर एरिया होता है ना, तो ब्रॉडर एरिया जहाँ पे ले लेता है वहाँ पे जो है सब लगा के आ जाइए। सामान्यतः ऐसा देखा है कि सारे सही होते हैं। और जैसे ये भी न्यूज़ वाला था, वनीला द्वीप समूह का भाग। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग ये लगा सकते हैं। देखिए, अगर आपको लोकेशन पता है कि मॉरिशस है, सेशल्स है, मेडागास्कर है, और किरीबाती कहाँ पड़ जाता है, किरीबाती आपको ऑस्ट्रेलिया साइड पड़ जाता है। तो मेडागास्कर है, सेशल है और मॉरिशस है, तो इनकी ज़्यादा संभावना है, किरीबाती की ज़्यादा संभावना नहीं है। और जैसे ये भी है 65 वाला, तो ये भी वैसे ही है कि जैसे मैंने बोला ना कि कितने भारत में एआई प्रौद्योगिकी पर और इसके उपयोग पर लागू होते हैं। तो ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कुछ भी आ सकता है, कहीं ना कहीं किसी किसी एक्ट में एक लाइन हो सकती है लिखी हो, हमें क्या पता। तो इस आधार पर इसको जो है सबको लगा के आ जाइए। और जैसे ये जो है 66 है, ये भी थोड़ा इसको पढ़ लीजिए, मतलब इकोनॉमिक्स का थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है ये। ये भी 67, इसको भी देख लीजिए, पीडीएफ से देख लेना इसको। एंड इसको भी फैक्चुअल है, ज़्यादा देख लेना आप। ये भी थोड़ा फैक्चुअल है और ये न्यूज़ में भी था, तो इसको आप देख लीजिए कि ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के जो भाग हैं वो कौन कौन से आएंगे। तो गैलाथिलिया राष्ट्रीय उद्यान और कैंपबेल वे। तो गैलाथिलिया को शायद अभी जो है उससे जो है बाहर किया गया है, किसे जो कंजर्वेशन, जो रामसर कंजर्वेशन में शायद था, ये इसको बाहर कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे जो है अभी डेवलपमेंट काम हो रहा है, इसलिए जो है इसको बाहर कर दिया गया है। और जो ये महात्मा गांधी वाला है, ये ऊपर पड़ जाता है आपका कहाँ से, शायद मिडिल वाले में। और ये जो है साधन, ये जो ये कैंपबेल बे और जो गैलाथिलिया वाला है, ये जो है नीचे वाले जो सदन वाला पार्ट है अंडमान निकोबार का, वहाँ पर जाते हैं। इसको भी देख लीजिए। ये भी मतलब कंसेप्चुअल तो नहीं है, ये न्यूज़ वाला है, तो आप देख सकते हो इसको। पीएमएसएससी वाला भी आप देख सकते हो कि ये है। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा भी है कि सामान्यतः ये इस प्रकार के उसमें बड़ा फंसा देता है, तो वही है। अगर यहाँ पे बात भी आ रही है कि जो पीएमएसएसवी है, पिछड़े वर्ग को, आर्थिक पिछड़े वर्ग को, घुमंतु जनजाति को छात्रवृत्ति की योजना है, तो शिक्षा मंत्रालय का थोड़ा कम रहता है कि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ऐसी स्कीमें ज़्यादा लॉन्च करता है। तो इस आधार पर इसका जो है सेकंड गलत हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा। और ये 72 भी थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, या इफेक्चुअल कह सकते हो आप, तो इसको आप कर लेना उससे, पीडीएफ से। और ये भी 73, मतलब डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हो। ये भी 74 वाला, इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि जैसे कि इसमें लिखा है कि दोषी पाए गए व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग की राय ली जाएगी। ठीक है, ये जो है गलत है। नहीं सॉरी, ये पहला वाला जो है सही है और दूसरा वाला जो है गलत है इसमें, क्योंकि जो अयोग्य घोषित किया गया जो व्यक्ति है, ऐसी अयोग्यता के निराकरण के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग के समक्ष याचिका दायर कर सकता है। ये जो है निर्वाचन आयोग के समक्ष नहीं, राष्ट्रपति के समक्ष जो है प्रस्तुत कर सकता है, इसलिए जो है पहला सही हो जाएगा और दूसरा गलत हो जाएगा। और 75 भी आप देख लेना, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। कंसेप्चुअल कह सकते हैं इसका, ये कंसेप्चुअल कह सकते हैं इसको, उसका साइंस एंड टेक वाला। ये भी जो है फैक्चुअल है, अगर आपको आता है तो कर लीजिए, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ने में फ़ायदा है। ये वाला भी उसे देख लेना आप। ये वाला भी कंसेप्चुअल है, हालांकि मेरा ये ठीक हो गया था कि इसमें ठीक है, ये एनवायरनमेंट इकोलॉजी वाला है, इसको पढ़ लीजिएगा उससे, पीडीएफ से। ये करंट अफेयर का है, तो अगर आपको थोड़ा बहुत पता होता तो आप इसको सही कर लेते हैं। ये थोड़ा देख लीजिए कि मतलब 80 वाला जो क्वेश्चन है, ये यूपीएससी पहले पूछ चुका है 2000 के अराउंड, 2002 या 2004 के अराउंड, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन को ये रिपीट करें। तो जैसे इसमें जो है एलिमिनेट करना था आपको, जैसे आपको देखना था कि यहाँ पे यमुना कहीं दिख नहीं रही है, तो यमुना को आप एलिमिनेट कर सकते थे। गंगा भी कहीं दिख नहीं रही, क्योंकि गंगा जो है इधर से निकलती है, यहाँ से आती हुई होती है, ये जो है यहाँ से नहीं निकलती है, वो नेपाल के तट से होते हुए। तो गंगा को भी अगर आप जो है गंगा को कर देते तो गंगा हो जाती, यमुना हो जाती, यहाँ से एलिमिनेट हो जाती। उसके बाद अगर आप देखते कि जो, ये तो हमें पता था कि ये कोसी है सबसे लास्ट वाले में, तो जब ये यहाँ से हट गई कि कोसी इसमें नहीं है, कोसी जो है कोसी की, और अगर आपको इसकी जो है स्थिति पता थी तो आप इसको सही कर लेते। तो इस आधार पे ये सही था कि कोसी जो है सबसे लास्ट में है, सबसे लास्ट में कोसी किस में आ रहा था, इस वाले में, लेकिन इसमें जो है यमुना गंगा कोसी नहीं थी, तो ये स्टेटमेंट गया, तो सी वाला हमारा सही हो जाएगा।
और ये भी न्यूज़ में है। इसमें बस ये याद रख लीजिए जो चाबार पोर्ट है वो गल्फ़ ऑफ ओमान में पड़ता है। आप गल्फ़ ऑफ एडन दे देगा इसकी जगह, अगर मतलब यूपीएससी को अगर ऐसा स्टेटमेंट बनाना हो। मतलब इसने बनाया ही यहाँ पे कि ये जो है अदन की खाड़ी में स्थित है, नहीं, ये गल्फ़ ऑफ ओमान में स्थित है। यूएन स्वैप, ये भी करंट अफेयर का है, तो देख लीजिए, ये लैंगिक समानता को बढ़ावा देने से रिलेटेड है। एंड 83 में भी देख लीजिए, थोड़ा ये शायद पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर्राष्ट्रीय सरकारी विज्ञान नीति मंच, इसको देख लीजिए, उसी से देख लेना आप पीडीएफ से। ये भी करंट अफेयर का है, तो आप उसे देख लेना। एंड ये भी देख लीजिएगा आप। बस इसमें मैंने थोड़ा लिखा है कि जो दिशा निर्देश, जैसे जो है इसके तहत राज्य प्रदूषण बोर्ड के अध्यक्षों की नियुक्ति का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। नहीं, केंद्र सरकार जो है दिशा निर्देश जारी करता है, लेकिन जो नियुक्ति है वो स्टेट गवर्नमेंट करता है। तो इसमें जो है केवल सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है, तो इस आधार पर केवल एक सही हो जाएगा। और ये भी देख लेना आप 86 वाला, लेजर प्रजाति। ये ऐसी प्रजातियाँ हैं जिन्हें पूर्व में विलुप्त माना गया था, लेकिन बाद में उन्हें अस्तित्व में पाया गया है। ठीक है। और 97, ये भी थोड़ा वैसा है, सॉरी वो क्या बोलते हैं, ये कॉन्सेप्चुअल है। तो अगर आपने थोड़ा बहुत मृदा के बारे में पढ़ा था तो आप इसको सही कर लोगे, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा ये। एंड 88 भी देख लीजिए, ये भी थोड़ा मतलब कॉन्सेप्चुअल है, तो इसको उससे पढ़ लीजिए। और 89 तो है ही। 89 जो है एंशियंट हिस्ट्री का है, तो आप इसमें थोड़ा बहुत देख सकते हो। मतलब इन्होंने जैसे यूपीएससी करता है उसी तरीके जो है इन्होंने क्वेश्चन बनाया कि ऊपर नीचे कर देता है और थोड़ा इधर उधर बदल देता है। तो ये तो मेरे को पता था कि जो पहला वाला है वो सही है कि अजंता की गुफाओं में पाए गए चित्रों में अवलोकितेश्वर को कमल का फूल पकड़े हुए चित्रित किया गया है। लेकिन दूसरे वाले में थोड़ा मैं कन्फ्यूज़ था, मंजूश्री है वज्रपाणी, और वही इन्होंने करा है कि जो शाक्य मुनि त्रिमूर्ति में जो है सामंत, भद्र, बुध और मंजूश्री आते हैं। यहाँ पे अवलोकितेश्वरवादी नहीं आते हैं और वज्रपाणी नहीं आते हैं। मंजूश्री आती है और सामंत, भद्र और बुध आते हैं। और थर्ड वाले में भी जो है इन्होंने बदल दिया है। जो मंजूश्री एक बोधिसत्व है जिन्हें हाथ में तलवार लिए दर्शाया गया है, वज्रपाणी को नहीं। एंड 90 का भी ठीक है, ये ज़्यादा वसा नहीं था, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा दे तो ये सही हो सकता था। और जैसे कि ये है 91 वाला, इसको भी आप सही करते हैं। तो यहाँ पे जो है जैसे जो भी जो इंटरनेशनल जो वो आते हैं, क्या जिसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, तो जब पढ़ते हो तो उसमें दो चीज़ याद रखना कि उसमें इंडिया शामिल है या नहीं है। और सामान्यतः अगर कोई होता है तो बाध्यकारी प्रकृति का नहीं होता है, एक आधा को छोड़ के सब होता है। जैसे ICJ वाला है वो, इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस वाला, तो उसमें तो भारत ऐसी भी सदस्य है ही नहीं कि जो ट्रीटी को जो है लागू करे। तो जो बाध्यकारी प्रकृति के होते हैं उनमें भारत या तो शामिल नहीं होता है, अगर होता भी है तो उसको ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि वो वैसे में सामान्यतः जो स्टेटमेंट बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं कि बाध्यकारी है और बाध्यकारी नहीं है और भारत का सदस्य है या नहीं है। तो ठीक है, भारत जिसमें इसमें लिखा है कि भारत IFDA का संस्थापक सदस्य, भारत इसका सदस्य ही नहीं है, संस्थापक सदस्य कैसे हो जाएगा। ठीक है, ये भी जो है जो कौन सा जो वित्त मंत्रालय के अधीन जो है कार्यरत विभाग जो है आर्थिक मामलों के विभाग का कार्य नहीं है। तो आर्थिक अपराधों की जांच क्यों करेगा वो। जो आर्थिक विभाग है वो बजट बनाएगा, बजट के बारे में थोड़ा बताएगा, आर्थिक समीक्षा निकालेगा। आर्थिक आपराधिक जांच क्यों करेगा वो। ED वगैरह किसके लिए बैठी है फिर। और जैसे 93 है, उधार के संबंध में राज्य की गारंटी पर, तो ये भी हाल फिलहाल में न्यूज़ में था, तो इसको थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। तो इसमें स्टेटमेंट सेकंड सही गलत हो जाएगा, बाकी 1 और 3 जो है सही है। 94 वाले में देख लीजिए, जैसे इस शासक को जगत गुरु के नाम से जाना जाता है, और इसकी रचना जो है जैसे ये है, और गरीबों के प्रति इसे अबला बाबा की उपाधि दी गई है। तो इसमें अगर जैसे जो है आपको दिख जाए ना कि मतलब मैं 3 चीज़ें बता दूंगा आपको यहाँ पे, कि जैसे अगर ये इंडिया का मैप है, ये मान लीजिए, अगर ये कहीं भी जो है साउथ का कोई दिख गया आपको किंग और अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, ऐसा है वैसा है, उसने ये करा, सहिष्णुता ये था, तो सामान्यतः मान के चले वो आदिल शाह ही होगा, इब्राहिम आदिल शाह, जैसे इसमें दिया गया है, जिसे जगत गुरु के नाम से जानता है। अगर इधर की बात आ जाए, मैं मिडिल की बात कर रहा हूँ, मिडिल के टाइम के थे ये तीनों। अगर बीच की बात आ जाए तो यहाँ पे अशोक था, वो सॉरी अशोक नहीं, अकबर था। अकबर जो है काफ़ी उदार था। और अगर ये ऊपर की बात करेगा नॉर्दर्न पार्ट की, तो यहाँ पे हमारे एक आ जाते हैं कौन, जैनुलाब्दीन, कश्मीर के जैनुलाब्दीन। तो इन तीनों को याद रखिए। ये मिडिल में अगर अच्छी अच्छी बातें कर रहा है और नॉर्थ का है तो जैनुलाब्दीन हो जाएगा, मिडिल वाला आ जाएगा तो अकबर आ जाएगा, और साउथ वाला आ जाएगा तो आदिल शाह आ जाएगा। ठीक है। और ये भी 95 वाला, अगर आपने थोड़ा बहुत देखा था तो इसमें ये ऐसे भी होता है कि थोड़ा बहुत आप देखते रहिए मैप वगैरह, जैसे जब पढ़ते हैं किसी शासक या उसके बारे में या एम्पायर के बारे में, तो उनका थोड़ा बहुत मैप देख लीजिए, मतलब कैसे उन्होंने अभियान करा और कहाँ तक उनका एम्पायर जो है विस्तारित था। तो जैसे यहाँ पे जो है तीर से दिखाया गया था, तो ये समुद्रगुप्त का था, ये मेरे को थोड़ा पता था, तो इसलिए जो है डायरेक्ट हो गया था। और जैसे ये 96 वाला है, तो इसको भी आप देख सकते हो। तो इसमें जो है मैंने जो काटा था ये न्यूज़ में है, तो यहाँ से जो मैंने देखा था कि जैसे विकास केवल औद्योगिक अनुप्रयोगता की सीमित है, नहीं, ऐसा सामान्यतः जो है अगर एप्लीकेशन की बात आती है तो ये सामान्यता, ऐसा कोई रूल नहीं है, गलत हो जाता है। तो इसलिए जो है पहला और दो इसमें सही था। 97 में आप देखोगे मैगले वाले में, तो इसमें जो है थर्ड वाला जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि मैगले जो है ट्रेन जापान में शुरू की गई थी, ये शायद जापान में थी, ये शायद चाइना का है यहाँ पे, तो ज़्यादा पे इसका जो है सही हो जाएगा। और ये 97 वाला भी वायुमंडलीय नदियाँ, रिवर के बारे में अगर पढ़ा होगा, ये न्यूज़ में था, क्योंकि जो जो अभी जो कैलिफोर्निया में जो बाढ़ आई थी, जिसको हमने क्या बोला था, पाइनएप्पल एक्सप्रेस,
न्यूज़ में था ये, तो उसी आधार पर जो है इसने क्वेश्चन पूछा है। तो मेरा भी ये गलत हो गया था। तो जैसे अब ये 99 वाला है, तो 99 वाले में जैसे मैंने आपको बोला भी था कि अगर कोई ब्रॉडर कॉन्सेप्ट पूछ ले तो सामान्यतः जो है सारे मार्क आ जाइए, जैसे कि इसमें भी सही है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जैसे मैंने 4 से 5 क्वेश्चन करे जिसमें ब्रॉडर कॉन्सेप्ट लगे थे, तो उसमें मेरे सारे के सारे सही हुए हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा अपनाइए कि अगर ब्रॉडर कॉन्सेप्ट यूपीएससी के ब्रॉडर कॉन्सेप्ट के बारे में पूछ रहा है तो सामान्यतः ऐसे स्टेटमेंट सारे सही होते हैं। अब लास्ट देख लीजिए, जैसे ये अगर कोई हिंदी साहित्य वाला लड़का था तो उसको आसानी से कर सकता था कि जैसे संत भाषा उलट भाषी मुख्य रूप से संबंधित है, तो ये कबीर है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो ठीक है दोस्तों, बाकी जो विजन का जो थर्ड अभ्यास है वो कल होगा, तो उसकी जो है परसों तक 2-3 दिन बाद में उसकी वीडियो भी डाल दूंगा, सी सेट की भी और जीएस की भी। थैंक यू।